बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी स्कैंडल आजकल आप देखते हैं कि ज़बान ज़द-ए-आम है और वहाँ पर हज़ारों तुलबा का मुस्तकबिल है। और इससे पहले भी आपने देखा कि तालीमी मैदान में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और ऐसा निज़ाम नज़र आता रहा है, लेकिन ये कोशिश की जाती रही है कि शायद तालीमी निज़ाम बेहतर हो सके। और मौजूदा हुकूमत के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज शायद यही नज़र आ रहा है। सरगोदा यूनिवर्सिटी यानी वहाँ पर जो इस वक्त मौजूद हैं वीसी डॉक्टर इश्तियाक अहमद, बहुत से मामलात हैं। सबसे पहले तो उनकी जो अपनी तकर्री है वो उसको गैर कानूनी करार दिया गया है। और उस हवाले से जो शहरी हैं तारिक कुरैशी, वो पहले से ही अब जो है वो पब्लिक में मौजूद हैं। उन्होंने उनके ख़िलाफ़ बहुत सी दरख्वास्तें दे रखी हैं और अब जो है वो बाकायदा तौर पर हमने देखा कि चेयरमैन यूनिवर्सिटी बचाओ तहरीक वो चला रहे हैं। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को दरख्वास्त दी थी जिसमें कुछ पॉइंट्स, कुछ मेन इशूज़ थे, वो आपके सामने रखते हैं। नंबर 1 वो कहा गया कि मौसूफ़ वाइस चांसलर की अपनी तकर्री जो है वो मेरिट पर नहीं हुई और नवाज शरीफ के दौर में हुई, और शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल जनाब उनके मौसन रहे और उनके सिफारिश पर उनको भर्ती किया गया, उनको वाइस चांसलर लगाया गया। और उससे पहले हायर एजुकेशन कमीशन ने पहले रिजेक्ट कर दी गई थी उनकी जो मकालाजात जितने भी थे और जितनी भी उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको देखते हुए उनके पब्लिकेशंस कितनी हैं और बाकी मामलात क्या हैं। लेकिन उसके बाद हायर एजुकेशन को कहाँ से कॉल गई वो एक अलग से डाटा है, वो भी प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब जैसे ख़ुद वो लिया करते थे इंटरव्यू, और इंटरव्यू में वो क्या कुछ पूछते थे, उसके बाद उनके जो चंद हवारी होते थे MPAs MNAs वो कैसे जनाब मैरिज की धज्जियाँ उड़ाया करते थे, इसमें भी कोई सूरत-ए-हाल ऐसे ही है। मौजूदा हुकूमत की कोशिश ये रही है, लेकिन अभी तक कोई उनका इक़दामात सामने नहीं आ पा रहे, अभी तक खामोशी नज़र आती है। शायद बहुत सी ऐसी मामलात नज़र आते हैं मौजूदा हुकूमत में कि जो वो शायद इस कैलिबर के लोग भी नहीं हैं, वो समझ नहीं पा रहे, या फ़र्स्ट टाइम हुकूमत है जिसकी वजह से मसाइल सामने आ रहे हैं। जनाब ने कहा जी कि वाइस चांसलर जो है वो मुतअद्दिद मरतबा गवर्नर के अहकामात की उन्होंने हुक्म की अदूली की, गैर कानूनी उन्होंने तरक्कियाँ की, तकर्रियाँ की और अपने अजीज़ व क़ारिब और दोस्तों को बग़ैर जो है वो इश्तिहारात या पेपरा रूल्स के उनको भर्ती किया। और बहुत से ये जनाब VC साहब जानते ही हैं, बहुत से लोगों से उन्होंने अभी हाथ बांध कर उन्होंने कहा कि मेहरबानी करें यार, अब इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि मेरे पीछे जो है वो मैं एक्सपोज हो चुका हूँ। बहुत से लोगों ने मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया। और जिन जिन लोगों के पास को ओहदा दिया गया वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हुकूमत की हदायत के बरक्स पहले से मौजूद गैर कानूनी जो भर्ती शुदा अफराद थे उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया, बजाय इसके कि वह आप उनको जनाब उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते, तो कुछ भी नहीं कर सके। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जनाब बुरी तरह जो हम फंस चुके हैं। फिर रजिस्ट्रार, ट्रेजरर, कंट्रोलर इम्तिहानात की ख़ुद से तकर्री की, गवर्नर के अहकामात की, अगेन उसमें गवर्नर ने जो गवर्नर के अहकामात थी उसको अदालत में चैलेंज भी किया और हुक्म मानने से इनकार भी किया। यूनिवर्सिटी के मुफीद प्रोजेक्ट्स जो थे जिनमें खुशाब मिनरल वाटर, देखें पानी जो है वो अगर आप एक लम्हे के लिए हम ये समझते हैं कि जनाब वो प्रोजेक्ट ठीक नहीं था, वो जनाब खसारे में जा रहा था, तो जनाब की इतनी भी काबिलियत नहीं है कि एक पानी का प्रोजेक्ट है अपनी यूनिवर्सिटी में, और इवन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आप जनाब बार पब्लिक को भी दे सकते हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट, लगा हुआ प्रोजेक्ट को बंद करना, ये आप इनकी जो एहलियत है उससे भी ज़रा आप देख सकते हैं। फिर इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल यूनिट और मेडिकल रिसर्च थी, 22 कम्प्लेक्स जो 200 बेड्स पर मुश्तमिल था, बगैर किसी तजिए के उसको बंद कर दिया गया। एक लम्हे के लिए हम फिर कहते हैं जनाब ये भी खसारे में जा रहा था, इसमें भी करप्शन हो गई थी। आपने जनाब क्या किया कि उस इलाके की आवाम जो फ़ायदा उठा रही थी वहाँ से, और आपकी एक यूनिवर्सिटी का एक नाम बन रहा था कि आप जनाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप किसी को दे देते, आप यूनिवर्सिटी रेंट ले सकती थी, यूनिवर्सिटी और फ़ायदे उठा सकती थी। अगर आपको इसका कोई तजर्बा होता तो आप इसको चला सकते थे, आपने ये भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद गैर कानूनी तकर्रियाँ जो हुई, ख़जाने को करोड़ों का नुकसान हुआ। फिर जो डेफिनेटली आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स बंद किए, उससे तकरीबन 500 मिलियन का यूनिवर्सिटी को नुकसान हुआ। फिर उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने मामले की तहकीकात के लिए वज़ीर आला माइना कमेटी जो CMIT के हवाले किया। 4 माह लगे जनाब उस कमेटी में
फजले अब्बास जो मेंबर जनरल हैं उन्होंने इंक्वायरी मुकम्मल की, तमाम इल्ज़ामात जनाब साबित हुए, गैर कानूनी तकर्रियाँ हुई, और अगर ना होती तो जनाब ने वापस लोगों को क्यों जनाब उनसे इस्तीफ़े लिए। अगर इस्तीफ़े की कापियाँ भी आपको दिखाते हैं जनाब, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो जिन 10-15 लोगों की इस्तीफ़े आ चुके हैं वो आपको दिखा देते हैं। और अगर वीसी साहब इतने ही मेरिट पे काम करने वाले हैं तो बताएं कि वो 10-15 लोगों से इस्तीफ़े क्यों लिए हैं आपने। अभी भी कुछ बहुत से लोगों से आप इस्तीफ़े मांग रहे हैं, वो आगे से डट गए हैं कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, और आपके बहुत से डॉक्यूमेंट्स आपके जनाब, आपके बहुत से जो इस्लामाबाद में मीटिंग्स हो रही हैं वो चीज़ें भी हमारे पास आई हुई हैं, वो आपको अलग सी प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। 100 के करीब अफराद भर्ती किए, जिनमें फजल रहमान को डायरेक्टर चाइना स्टडीज़ और 4 लाख रुपए जनाब उसको तनख्वाह दी गई है। वो वजह ना तो मतलब कोई चाइना वहाँ पे स्टडी सेंटर है, और टेन्योर ट्रैक कानून लागू किए, फिर उसके बाद जबकि ना HEC से मंजूरी हुई और ना ही चाइना जो चाइना सेंटर है जिसके नाम पर 4 लाख रुपए दे रहा तनख्वाह, वो भी तामीर नहीं हो सका। फिर ताहिर उमर जो कि VC साहब का भतीजा भी है, वेब डेवलपर तैनात किया, जबकि इसका सिर्फ GPA अगर आप देखें तो 2.2 है। आप इसकी भी आप देख सकते हैं कि मेरिट की क्या जनाब मेरिट है जनाब का। और प्रोजेक्ट सारे बंद कर दिए कि हम एक लम्हे के लिए कहते हैं जी सारे करप्ट थे, इससे पहले जिन लोगों को इन्होंने फारग किया सारे करप्ट थे। हम ये नहीं कह रहे कि वो जनाब बहुत ठीक थे। आपने क्या किया, आपने लोगों को जो भर्ती किया क्या मेरिट पे किया, क्या वो अहल हैं इस काम के, और अभी आपको वो लोग ऐसी मुश्किल में फंसा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। शायद आपकी सोच वहाँ पे ख़त्म होती है जहाँ से वो उनकी शुरू होती है। तो आप ऐसी जगह पे फंस गए जाके कि आपने अपना मुस्तकबिल पहले से वैसे क्या था, वो अपने कायदे यूनिवर्सिटी में जो कुछ किया था वो भी आपके गले पड़ेगा, और आगे आने वाले दिनों में आपके लिए मसला बनाया। और आपके ज़राए ये भी बता रहे हैं कि आप मुल्क से बाहर जाने वाले। मरियम गुल ताहिर उमर की जो बीवी हैं उनको तैनात किया रिसर्च ऑफिसर। फैसल सदीक HEC के ऑफिसर के बे हैं, उनको भर्ती किया रिसर्च ऑफिसर। महर मोहसन मुस्लिम लीग नून के MNA के इमा पर उनको असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती किया। मुस्लिम लीग नून के डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं वारिस कल्लू, उनके बेटे मुआज़म शेर को लीगल एडवाइज़र भर्ती किया। जनाब ये आपकी मेरिट है। अगर हफीज़ुल्लाह न्याजी जो मेंबर सिंडिकेट है और नून लीग मीडिया शख्सियत के, आपको पता ही है, बेटे हसन न्याजी को लीगल एडवाइज़र भर्ती कर लिया। फिर लीगल एडवाइज़र की एक सीट के मुकाबले 6 अफराद जनाब वहाँ पर भर्ती किए गए, और दोस्तों को, वकीलों को, जहाँ कहीं से आपको लगा कि शायद आपको वो लोग डिफेंड करेंगे, ये लोग डिफेंड नहीं कर पाएंगे आपको ये भी बता दूं मैं आपको। और बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े डिफेंड करने के लोगों ने बड़ी बड़ी टीमें बनाई थी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बनाए गए थे, वो भी उनको डिफेंड नहीं कर सके। जब अल्लाह की लाठी जो है वो बड़ी बेआवाज़ होती है, और मेरिट को की दजियाँ उड़ाना जो है वो फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है। और अब आप बच्चों के मुस्तकबिल के साथ वहाँ पे खेल रहे हैं। फिर मीडिया के नाम पर आपको आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक रिपोर्टर रहे हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मीडिया के नाम पर जनाब लोगों को करते रहें। ठीक है, आप बहुत सी खबरें भी रुकवा लेते हैं, आपके असर रसूख मौजूद हैं, लेकिन आपने मीडिया को मैनेज करने के लिए रिपोर्टर्स को जो लाहौर में लोगों को रखा गया था, इस्लामाबाद में रखा गया था, उनको फिर वापस क्यों बुला लिया आपने, इस्तीफ़े क्यों ले लिए। कॉपीज़ हमारे पास मौजूद हैं। उनको 50-50 हज़ार लाखों रुपये आप देते रहे जनाब। फिर पिछले पूरा हफ्ता आप इस्लामाबाद में रहे, आपने कुछ वहाँ पे और कुछ बताया, यहाँ पे क्या कुछ करते रहे। ज़ाहिर है यहाँ पे भी आपके बहुत से दोस्त हैं, वो आपकी हर एक्टिविटी जो है वो नोट कर रहे हैं। वक्त आने पर वही दोस्त आपके सामने खड़े होंगे, ये मेरे से आप लिखवा लीजिएगा, और वही बाहर आपकी मुलाकात करने के लिए जाया करेंगे। इसी तरीके से आप आगे चलते हैं। जो कुछ वेब डिज़ाइनर के नाम पर हुआ, कंटेंट राइटर के नाम पर हुआ, आपने ये यूनिवर्सिटी बनाई हुई है या आपने अपना सोशल मीडिया बनाने के लिए जो कुछ किया हुआ है। पहले से मौजूद अफराद जिनका तकर्रर जनाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और ऑडिटर जनरल ने पहले से पॉइंट आउट किया होगा, पहले से मौजूद जो भर्तियां हैं वो कि जनाब वो इलीगल हैं, आपने उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया। हम तो समझ रहे थे कि शायद आप मेरिट को पसंद करेंगे, लेकिन आपने तो उसकी धज्जियाँ ना सिर्फ उड़ाई बल्कि मज़ीद लोगों को भर्ती करने की अहम उहदों पर तैनात किया, जिनमें इज़ारुल हक़ हैं जनाब, मोहम्मद बशीर हैं, मोहम्मद फ़ारूक हैं, मोहम्मद अनवार हैं, मुबश्शिर तारक हैं, एजाज़ अस्कर भट्टी हैं, जैसे अफराद जो हैं वो शामिल हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में अहम ओहदे भी उनको दिए गए हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको PhD की डिग्री आपकी डिग्री में है नहीं और वो आपने दे दी है। नैब और CMIT के दफातर को जो गलत मालूमात भी फराहम की गई है, उनको गुमराह किया गया। फिर यूनिवर्सिटी हस्पताल में कम बेश 350 मिलियन सर्फ हुए, और चलने की पोजीशन में जब वो आ गया बगैर किसी फाइनेंशियल ऑडिट और हुकूमत पंजाब की इजाज़त के आपने बंद कर दिया। मैं समझता हूँ कि शायद सारी चीज़ें आपके इल्ज़ामात होते, लेकिन आपने इस यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दें जो आपने चलाया हो,
चलते हुए प्रोजेक्ट्स आपने सारे बंद कर दिए, आवाम को वहाँ पे सहूलियात थी वो आपने बंद कर दी। हमने कहा कि एक समझ लेते हैं कि सारे करप्ट थे जनाब, आप एक मेरिट पे आए थे जनाब, बहुत ही टैलेंटेड थे, आप तो चला के दिखाते ना। फिर आपने चलते हुए प्रोजेक्ट्स को बंद किया और मज़ीद यूनिवर्सिटी को उस लेवल पर ले गए कि जहाँ से अब आगे जो क्या होगा वो आप जानते ही हैं। फिर अस्पताल बंद करने से जहाँ यूनिवर्सिटी के ख़जाने को नुकसान हुआ, वहीं प्राइवेट अस्पतालों को डायरेक्ट फ़ायदा हुआ। वो जिस बंदे ने आपको ये मशवरा दिया था, उस बंदे को भी ज़रा उसकी डेप्थ में जाते तो वो क्या करता है वो भी आपको पता चल जाता। लेकिन ये टाइम आपको बहुत लेट पता चलेगा, जब आप जा चुके होंगे, यही लोग आपके ख़िलाफ़ खड़े होंगे और ये इसी यूनिवर्सिटी में लोग खड़े होंगे और वो दूसरी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। अभी से साजिशें आपके ख़िलाफ़ शुरू हो चुकी हैं, आपके ख़िलाफ़ सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी की जा चुकी हैं। आप सिर्फ वेट कीजिए, वेट एंड सी की पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है और आपसे एक मुनाफ़क़त की उनकी ताल्लुकात हैं, इससे बढ़कर आपके साथ ताल्लुकात नहीं हैं। अगर सबूत चाहिए तो आप जब इस्लामाबाद आएँ तो मैं आपको सबूत फराहम कर सकता हूँ। फिर CMIT की जो सिफारशात हैं जनाब कि VC के तमाम गैर कानूनी इकदाम जो हैं वो उन्होंने किए हैं, VC को वापस कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अपने ओहदे पर एसोसिएट प्रोफेसर पर भेजकर E&D रूल्स के तहत कार्रवाई की जाए। आपने जो पब्लिकेशन आपको पता ही है कि आपकी पब्लिकेशन कितनी है, आपको ये पता है कि आप VC लगने के काबिल नहीं थे, आपकी काबिलियत नहीं थी, लेकिन आपने एक अच्छा तरीका, क्योंकि ज़ाहिर आप इन चीज़ों को तो आप समझते हैं कि कैसे जो है वो किस सीट तक पहुंचना है, उसके लिए कौन सा तरीका अपनाना है, मीन्स कौन से यूज़ करने हैं, वो तो आप इसको बाखूबी जानते हैं, लेकिन उससे निकलना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। और अब वही उसी सूरत हाल में आप वहाँ पहुँच चुके हैं, ना आगे जाने का रास्ता है ना पीछे जाने का रास्ता है। कादिम यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो चुका है वो भी आपको पता है, बड़ा मुश्किल काम है आपके लिए। स्पेशल ऑडिट करवाया जाए ताकि तमाम गैर कानूनी इक़दामात जिनके तामीरात में शामिल हैं से माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा सके। और आपको पता है कि एहतसाब अगर अक्रॉस द बोर्ड होगा तो आपको पता है कि आप और आपके दोस्त कहाँ पे होंगे। जिन अफसरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ की गई इनको ख़त्म किया जाए। और मोहम्मद अनवार एडिशनल ट्रेजरर और एजाज़ भट्टी ने CMIT और नैब को गलत अदाद-ओ-शुमार जो बताए हैं, देखें हक़ाइक़ छुप नहीं सकते। VC साहब आप भी जानते हैं, आपके भी बहुत से दोस्त हैं जो आपके पहले मोहसन हुआ करते थे, आजकल वो आपको दुश्मन बने हुए हैं। वो भी आपको पता होगा कि आपने हमेशा जो है वो अपनी टीम के साथ ही जो कुछ किया, और वही टीम आजकल बड़ी अच्छी जगह बैठी हुई है। वो टीम भी मुकाबले में आ चुकी है और आपको आप शायद अभी तक टीम नहीं बना सके। आपको लग रहा है कि शायद दूर दराज जाके आप टीम बनाते हैं और वही टीम आपके के साथ जो करने वाली है वो आपको सिर्फ 2-3 माह वेट करना पड़ेगा। फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आपको ऑन एयर नहीं बता सकता, शायद इखलाकियात भी नहीं है कि मैं ऑन एयर आपको बताऊं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद कम अज़ कम ये तो देखा जाता कि यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं वहाँ पर जो मौजूद हैं उनको कैसे जो है वो देखा जाता। अब देखना यह है कि जो नैब, ज़ाहिर है नैब ने भी HED को भेजा है केस, CMIT की जो कार्रवाई है, फिर जो होने वाला है आगे, और आपने लोगों से इस्तीफ़े लेने शुरू कर दिए। एक लम्हे के लिए आप बताइएगा जी कि आपने तो मेरिट पे काम किया था, आपने उन लोगों से इस्तीफ़े क्यों लिए? वो जो कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए थे वो उनसे क्यों इस्तीफ़े मांग रहे हैं? कुछ लीगल एडवाइज़र आपने रखे थे, वो लीगल एडवाइज़र जो है वो कहाँ पे जाते हुए नज़र आते हैं? उनके साथ आपका रवैया जो है वो क्यों मुश्किल हो गया है? और फिर ये जो लोग जो मैंने आपको बताया कि फैसल सदीक, क्या ये मेरिट पे हैं कि HEC के अफसर के बेटे हैं इसलिए इनको भर्ती किया गया है? फिर महर मोहसन जो है मुस्लिम लीग नून के MNA जो हैं, उनकी ईमा पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती हुआ है, क्या वो भी मेरिट पर है? ये सवालों के जवाबात आप दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो मेंबर सिंडिकेट हैं और नून लीगी मीडिया के एक माहिर हैं, वो आप जानते ही हैं, उनके जो बेटे हैं हसन नियाज़ी, उनको लीगल एडवाइज़र भर्ती किया गया, या ये भी मेरिट पे होगा। फिर कई ऐसे लोग हैं, एक एक सीट के अगेंस्ट आपने 6-6 लोग भर्ती किए। फिर मीडिया मैनेज करने के लिए जो आपने लाहौर में और इस्लामाबाद में और बाकी सरगोदा में भी कुछ लोग कोऑर्डिनेटर रखे थे, उनको आप लाखों में तनख्वाहें देते थे, उनसे इस्तीफ़े क्यों लिए गए? क्या ये आप ये साबित हो चुका है कि आपने गलत तकर्रियाँ की हैं और जो कुछ उनको मैनेज करने के लिए दिया गया था वो मैनेज नहीं कर सके सही तरीके से और चीज़ें बाहर जाना शुरू हो गई? तो आपको लग रहा है कि ये सारा मेरिट पे था, और अगर मेरिट पे नहीं था तो आप, इसका मतलब यह है कि आपने एक तो उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जो पहले से गैर कानूनी भर्ती हुए थे। कोई एक शख्स बता देना जो पहले से गैर कानूनी भर्ती हुआ था, जिसके बारे में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट थी, आपने उनको जो है वो मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ क्यों दिया? फिर आपने लोगों को भर्ती किया, उसके बाद दोबारा उन लोगों को
इस पे इस्तीफ़े देने पे मजबूर क्यों किया। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो समझ आ रही है। और दूसरा CMIT की जो रिपोर्ट है, आप क्या समझते हैं कि ये गलत रिपोर्ट है? आपके ख़िलाफ़ जो चीज़ें मौजूद हैं माजरत वो गलत हैं? तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप जो है वो करते रहें और अब ज़ाहिर है इनसे बचना मुश्किल हो जाएगा। तो सरगोदा यूनिवर्सिटी में जनाब एक तो ये अगर हम ओवरऑल देखें तो 2002 में ये यूनिवर्सिटी बनी और ज़रा जो पहले VC थे उनके ऊपर भी बहुत सी चीज़ें थी कि उन्होंने जनाब बहुत से अपने अजीज़ व क़ारिब को भर्ती किया और शुरू में उस यूनिवर्सिटी में बहुत से मसले मसाइल रहे हैं। उसके बाद 2008 के बाद हमने देखा कि यूनिवर्सिटी इस हद तक चली गई कि पंजाब में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके बराबर आके यूनिवर्सिटी खड़ी हुई और 11वें पोजीशन पे शायद ये यूनिवर्सिटी पहुंच गई HEC की रैंकिंग में, 15 पोजीशन में रही। और अब यूनिवर्सिटी की पोजीशन ये है कि आए दोनों वहाँ पर एहतजाज होता हुआ नज़र आते हैं, स्टूडेंट्स अलग से एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं। जनाब के VC साहब और उनकी जो टीम है वो क्या कुछ करती हुई नज़र आती है। अब तो ज़ाहिर CMIT की रिपोर्ट भी मौजूद है, NAB की जो HED को मौजूद है वो भी अंदाज़ा हो सकता है, और फिर ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट इससे पहले मौजूद थी वो भी मौजूद है। और बहुत से लोगों को जनाब VC साहब निकाल भी चुके हैं। वो अलग से एक लिस्ट मौजूद है कि उन लोगों से क्यों इस्तीफ़े मांगे गए। फिर इसका मतलब यही हुआ कि उन लोगों को गलत भर्ती किया गया और चंद लोगों के कहने पर उनको भर्ती किया गया, उसके बाद उनको निकाल दिया गया। अब देखना यह है कि पंजाब में जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो जो है वो क्या करता है। और एक देखें, अब क्राइम पूरे पाकिस्तान में हम देखें कि 24 घंटे होता है, इंसाफ के लिए जो है ना वो आपके पास 4-5 घंटे होते हैं। फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो हैं हमें नज़र आती हैं। तो ये एक तो अगर CMIT की जो रिपोर्ट है 4 माह लगाने के बाद वो फाइनल हुई है, फाइनल होने के बाद उसमें भी जो कुछ किया गया, उसमें जो न्यूज़ लीक होती रही वो किस दफ्तर से होती रही, वहाँ पर कौन बैठा रहा, वो भी VC साहब जानते ही हैं खूब के उनके असर और रसूख को जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे शायद असर और रसूख इस्तेमाल नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि जो आपके पास टीम थी, शायद आपको टीम सिलेक्शन जो है वो महंगी पड़ गई और महंगी पड़ेगी भी आगे, कि जिन्होंने ना सिर्फ कई आपको भी आपकी आंखों में भी धूल डाली बल्कि कई इदारों की आंखों में धूल डालने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ये चीज़ें नहीं चल सकीं। और अब ज़ाहिर है CMIT की रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है, उस पर एक तो देखना यह है कब तक उस पर अमल दरामद होता है। हायर एजुकेशन कमीशन वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है वो उनके साथ भी जो असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। और सबसे बढ़कर जो यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो बंद हुए हैं प्रोजेक्ट्स जिन पर करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, मैंने कहा पहले भी हमने कहा कि एक लम्हे के लिए हम ये भी देख लें कि ठीक है उसमें करप्शन हो रही थी, तो जनाब ने उन प्रोजेक्ट्स को रोका क्यों है? आप उसमें से करप्शन पकड़ लेते जनाब, आप उन अच्छे लोग निकालते, क्योंकि आपने मेरिट पे सिलेक्शन की हुई है, आप उनमें से एक एक शख्स को लगाते वहाँ पर, आपका आप जो पानी था कम अज़ कम आपके यूनिवर्सिटी में जो असातिज़ा हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको भी पानी मिलता और बाहर भी आप पानी दे सकते थे और एक यूनिवर्सिटी की अच्छी रिसर्च को इस्तेमाल करते आपने वो भी नहीं कर सके। फिर फार्मास्यूटिकल यूनिट था, फिर मेडिकल का जो रिसर्च कम्प्लेक्स था वो 200 बेड्स पर मुश्तमल था, उसको भी आपने बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक तो ये बता दें कि करोड़ों रुपए के ख़जाने के तो नुकसान हो गया, आपने प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए, या तो फिर उसकी कोई तहकीकात करते, आप कहते जी जनाब इसमें करोड़ों रुपए नुकसान हो रहा है और मैं इसलिए बंद कर रहा हूँ। और अगर ये पहली बात यह है कि और ये खुदारा ये हुकूमतों को सोचना होगा कि जो अगर एक कोई भी VC है, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी हुकूमत है, अगर कोई प्रोजेक्ट आवाम के लिए लगाया जाता है तो उसको बंद करने के बजाय उसको चलाने की कोशिश की जाए और नेक नीयत के साथ उसको चलाने की कोशिश की जाए। हाँ, एक टीम अगर काबिल नहीं है, दूसरी टीम आकर, लेकिन करोड़ों रुपए लगाकर वहाँ पर, ये आवाम का पैसा है और उस आवाम के पैसे के साथ इस तरीके से जो है वो उसको ज़ाया कर दिया जाता है ताकि ना आवाम को फ़ायदा हो सके और ना ही हुकूमत को उसका फ़ायदा हो रहा है। अब सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। अब उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और उसके बाद वो प्रोजेक्ट बंद किए गए बग़ैर किसी जो है वो तहकीक के। या तो आपको टीम बनाते, टीम बैठती और उसको देखती कि वाकई इसको चलाने में इतने मुश्किलात हैं कि आप पीने का पानी जनाब साफ़, वो आपको मिनरल वाटर जो वहाँ पर दिया जाता है वो मुश्किल था।
दूसरा हॉस्पिटल चलाना मुश्किल था, फार्मास्यूटिकल यूनिट चलाना मुश्किल था, तो आप उसको बंद करते और कोई तहकीकात करवाते और बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स भेजते हुकूमत को कि जनाब ये, लेकिन वो पैसा लगाया, वो आवाम का पैसा है, वो यूनिवर्सिटी का पैसा है, और उसको आपने बंद करके चंद लोगों को खुश करने के लिए ये सारा कुछ किया, और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सके। गुज़िश्ता 3 साल होने वाले हैं। आप मुझे बताइएगा कि यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट जो आपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट किया हो जिससे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के लोगों को खुशी, कोई उनको फ़ायदा हुआ हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने लगाया हो, कोई ऐसा प्रैक्टिकल जनाब वो किया हो आप। दूसरा ये है कि आप 3.5 सालों में अगर आप देखें तो आपके यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी ऑफिस में आपने कितने दिन गुजारे हैं, और उसके अलावा बाहर और इस्लामाबाद में आपने कितने दिन गुजारे हैं, और आपकी टीम जो है वो आजकल बड़ी मसरूफ़ रहती है, बड़ी परेशान भी है टीम आपकी, कोशिश कर रही है कि आगे पीछे से कोई असर रसूख लड़ाने की कोशिश की। बड़े बड़े लोगों को वो मिलते भी रहे हैं, कोशिश भी की, कुछ लोगों ने हाथ खड़े कर लिए कि जनाब हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि CMIT की रिपोर्ट और इस पर अमल दरामद कब होगा, और दूध का दूध पानी का पानी कब होगा, क्योंकि एहतसाब तो होके रहेगा, एहतसाब से कोई बच नहीं सकेगा। और जो आप दूसरों पे इल्ज़ामात लगाते रहें, आपने तो प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है, और लोगों से इस्तीफ़े भी लेने शुरू कर दिए। अब कुछ लोगों ने आपके इस्तीफ़े देने से इनकार भी कर दिया है, उसके लिए भी मैं चंद चीज़ें मैं आपको चंद दिनों में आपको दे दूँ।